भाग 5 स्टोरीज हाउस। स्टोरीज हाउस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहनी गुप्ता। रोचक उपन्यासों की श्रृंखला में मैं आज आपको डॉक्टर राजीव गुप्ता जी का लिखा एक नया उपन्यास सुनाने जा रही हूं, जिसका नाम है वापसी। आइए सुनते हैं आज इसका 5वां भाग। आजकल रश्मि के ऊपर अजीब सी मस्ती छाई रहती थी। जब वो विपिन के साथ होती तो अपनी सुध बुध खो बैठती। अब वो प्रदीप की तरफ से उदासीन रहने लगी थी, पर प्रदीप अब चौकन्ना रहने लगा था। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि रश्मि की जिंदगी में ये दूसरा मर्द कौन है, जिसके सहचर्य में वह इतनी खिली खिली सी नजर आने लगी है। अब वो अक्सर देर से घर आने पर रश्मि को टोकने लगा था। रश्मि, आज तुमने बहुत देर कर दी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। एक दिन जब वह 6 बजे के बाद घर लौटी, तो प्रदीप ने पूछा। हाँ, देर हो गई। एक इमरजेंसी केस आ गया था एक्सीडेंट का, इसी से इतनी देर हो गई है। उसने ऐसे कहा जैसे कि वह बहुत थक गई हो। वो निढाल होकर बेड पर लेट गई और अपने सिर को इस तरह पकड़ लिया जैसे कि उसे बेहद तकलीफ हो रही हो। उसकी ये हरकतें अब आम हो गई थीं। प्रदीप उसकी ये गतिविधियां कई दिनों से देख रहा था। वह जानता था कि वह बात बात पर झूठ बोलती है और अभिनय करती है। इस समय भी वह जिस तरह अभिनय कर रही थी, उसे देखकर वह दंग रह गया। ये किसका जादू उसके सिर पर चढ़कर बोल रहा है? वह सोचने लगा। सिर में दर्द हो रहा है। उसने यूं ही पूछा कि देखें वह क्या कहती है। हाँ, बहुत तेज। सिर दर्द से फटा जा रहा है। प्रदीप प्लीज, मुझे कुछ देर आराम करने दो। उसने किसी कुशल अभिनेत्री की तरह अभिनय करते हुए कहा। कॉफी बना दें, आराम मिल जाएगा। उसने उसके नाटक को समझते हुए भी बेहद नरमी से कहा। बना लो प्लीज, मैं कुछ देर आराम करूंगी, फिर खाना बनाऊंगी। उसने बेशर्मी से कहा। कोई बात नहीं, खाना तो बनता ही रहेगा। लेकिन डॉक्टर विपिन से तो केवल सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक की ही बात हुई थी। अब इतना काम क्यों ले रहे हैं? प्रदीप ने कहा। उसकी बात सुनकर भी जब रश्मि ने अनसुनी कर दी, तो प्रदीप किचन में कॉफी बनाने चला गया। प्रदीप का इस तरह पूछताछ करना रश्मि को बेहद अखर रहा था। इन दिनों वह किसी उन्मुक्त पंछी की तरह मुक्त गगन में उड़ना चाह रही थी। कोई उसके पर कतरने की कोशिश करे, यह उसे कतई बर्दाश्त नहीं था। वो बखूबी समझती थी कि प्रदीप उसका पति है, इसलिए उसे यह जानने का पूरा हक है कि वह रोज इतनी देर से क्यों आती है। वो अभी यही सोच रही थी कि प्रदीप कॉफी बना लाया। लो कॉफी पियो, तुम्हें इतनी देर तक नर्सिंग होम में रहने की कोई जरूरत नहीं है। बेकार में सेहत खराब करने से क्या फायदा? उसने उसे विचारमग्न देखकर कहा। अब अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए, तो उसे छोड़कर आ तो नहीं सकती हूँ ना। उसने प्रदीप से आंखें चुराते हुए कहा। वहाँ और भी नर्सें हैं, वे संभाल सकती हैं। सुबह भी तुम समय से पहले चली जाती हो। स्कूटी से जाने में समय ही कितना लगता है? प्रदीप ने इस बार कुछ सख्ती से कहा। मैं वहाँ गुलछर्रे उड़ाने जाती हूँ। एक तो दिन भर नर्सिंग होम में खटूं और घर आकर 4 बातें भी सुनूं, यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्रदीप की बात सुनकर रश्मि इस तरह भड़क उठी जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि तुम्हें दिन भर खटने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इच्छा थी कि तुम दिन भर खाली रहती हो, तो कुछ समय के लिए नर्सिंग होम चली जाया करोगी। यदि थक जाती हो तो रहने दो। मैं ही कब चाहता हूँ कि तुम दिन भर परेशान होती रहो। प्रदीप रश्मि के पास आया और उसका कंधा थपथपाते हुए बेहद नरमी से बोला, तो वह सिहर उठी। यह ऐसा वार था जिसे वह अपने व्यंग्य बाण से काटने में असमर्थ थी। उसकी अंतरात्मा ने उसे धिक्कारा। क्या वह प्रदीप के स्नेह का प्रतिकार इस तरह उसे धोखा देकर चुका रही है? हे भगवान, अब क्या करे वह? छोड़ दूं नौकरी? उसने किसी हारे हुए खिलाड़ी की तरह पूछा। वह निराश भी थी और अवाक भी। हाँ, अगर तुम थक जाती हो और यह हमारे जीवन में दखल दे रही हो, तो इस नौकरी को छोड़ना ही बेहतर होगा। जब प्रदीप ने उसका कंधा थपथपाते हुए स्नेह से कहा, तो उसका मन रोने रोने को होने लगा। वह सोचने लगी कि जिस कुपथ पर वह इतना आगे बढ़ चुकी है, वहां से लौट सकेगी। न जाने किस कश्मकश में पड़ी थी वह। घर कैसे चलेगा? उसने बेमन से आखिरी हथियार चलाने की कोशिश की, ये जानते हुए भी कि उसका यह वार भी खाली जाएगा। जैसे पहले चलता था, मेरी स्वयं की आय घर चलाने के लिए पर्याप्त है। इच्छाएं तो अंतहीन हैं, उनके पीछे हम लोग कहाँ तक भागेंगे? कुछ खुशियां तो पैसों से भी नहीं खरीदी जा सकती हैं, रश्मि। उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, तो वह एकदम परास्त हो गई। वह अभी तक प्यार से उसका कंधा थपथपाए जा रहा था।
एकाएक रश्मि को न जाने क्या हुआ कि वो फफक कर रो पड़ी और देर तक रोती रही। बहुत देर तक, जब तक कि उसका मन हल्का नहीं हो गया। प्रदीप ने भी उसे देर तक रोने दिया। वो उसकी पीठ पर हाथ फेरता हुआ इस बीच सोचता रहा कि ये आंसू पश्चाताप के हैं या प्रायश्चित के, बेबसी के हैं या कि महज घड़ियाली। रश्मि दोषी है भी, या कि वह यूं ही उस पर शक कर रहा है। पर इस बीच रश्मि की गतिविधियां इतनी संदिग्ध रही थीं कि वो उस पर सहज विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह चाहता था कि कोई ऐसा समाधान निकले कि रश्मि को अपनी गलती का एहसास हो और वो पुनः रास्ते पर लौट आए। जीवन में यदि हम एक बार कुपथ पर चल पड़ें, तो संभलना मुश्किल हो जाता है। रश्मि भी एक ऐसी दलदल में गिर चुकी थी जहां वह जितने भी हाथ पांव मारती, उतना ही अधिक उस दलदल में धंसती जाती। गृहलक्ष्मी यदि एक बार वर्जना तोड़कर पर पुरुष को अपना सर्वस्व सौंप दे, तो फिर वह दिन पर दिन पतित होती ही चली जाती है। दुनिया में औरत को बरगलाने वाले बहुत मिल जाते हैं, पर उसे सही रास्ता दिखाने वाला एक इंसान भी मुश्किल से मिलता है। रश्मि के मन में सदा अंतर्द्वंद मचा रहता। कभी उसे अपने किए पर पश्चाताप होता, तो कभी वह ये सोचकर खुद को तसल्ली देती कि वह जो कुछ भी कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है। शादी के कुछ महीनों बाद ही जिसका पति अपनी स्त्री को शारीरिक सुख देने में असमर्थ हो जाए, तो भला वह क्या करेगी? पति से तलाक लेकर दूसरी शादी करेगी या फिर पर पुरुष से संबंध स्थापित करेगी? फिर विपिन तो उसका प्रेमी है, उससे बेहद प्यार करता है। अगर उन दोनों की राह में कोई अड़चन न आई होती, तो आज वही उसका पति होता। उसके हाथों का स्पर्श उसे कभी पराया नहीं लगता। वो जब उसे अपनी बाहों में लेकर गुदगुदाता, तो उसका मन प्रफुल्लित हो उठता और वह सपनों की सतरंगी दुनिया में खो जाती। जब वह खुद को उसे समर्पित करती, तब भी उसे कोई संकोच नहीं होता। वो उसके रोम रोम को पुलकित करके उसे पुनर्तः तृप्त कर देता। तब उसे लगता कि जैसे वह आनंद के किसी महासागर में गोते लगा रही है। एक स्त्री को किसी पुरुष से इससे अधिक और क्या चाहिए? कभी कभार वह ये भी सोचती कि यदि किसी वजह से वह प्रदीप को शारीरिक सुख देने में असमर्थ हो जाती, तो क्या वह पर स्त्री में अपना सुख नहीं ढूंढता? जरूर ढूंढता। हो सकता है कि वह इसी कारण से उससे तलाक लेकर दूसरी शादी कर लेता। ये कुतर्क उसके मन को बहुत तसल्ली देते। उसका दिल हमेशा खुद को निर्दोष साबित करने में लगा रहता था। पर अनैतिक यौन संबंध एक दिन अपना ढिंढोरा खुद पीटने लगते हैं। रश्मि के साथ भी यही हुआ। वह असावधानी के कारण गर्भवती हो गई। अब वह इस पशोपेश में थी कि इस बच्चे को रखे या अबॉर्शन करा दे। दोनों ही मेडिकल प्रोफेशन में थे, यह उनके लिए कोई बहुत बड़े झंझट की बात नहीं थी। खुद विपिन भी बहुत ही गोपनीय ढंग से उसका अबॉर्शन करवा देना चाहता था। किसी को कानों कान भी पता नहीं चलता और उनकी यह मौजमस्ती पूर्ववत चलती रहती। पर अबॉर्शन करवाने से रश्मि ने साफ मना कर दिया। वो इस बच्चे को रखना चाहती थी। उसने सोचा कि पता नहीं वह फिर अपने जीवन में कभी मां बन पाए या नहीं। विपिन का क्या भरोसा, कब तक उसका साथ दे? वो उसका प्रेमी ही तो है, पति तो नहीं। बड़ा होकर यह बच्चा उसके जीवन का आधार बनेगा। यह उसका बच्चा है, केवल उसका। वह इसे गर्भ में नहीं मारेगी। पर उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वह प्रदीप को क्या जवाब देगी, समाज को क्या मुंह दिखाएगी। यही सोचकर वह बहुत तनावग्रस्त रहने लगी। उसे कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। अगर प्रदीप असमर्थ न होता, तो शायद वह इस बच्चे को उसका बच्चा साबित कर देती। पर यह किसी भी हालत में संभव नहीं था। प्रदीप से तो वह 1 साल से शारीरिक संपर्क में नहीं थी। इधर इन दिनों विपिन भी अपने पारिवारिक जीवन को लेकर बहुत तनावग्रस्त था। शुचि की मानसिक बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। वो कुछ दिन बिल्कुल ठीक ठाक रहती और कुछ दिन बिल्कुल अस्त व्यस्त। उस दौरान वह एकदम पागलों की तरह व्यवहार करती थी। उसे शिजोफ्रेनिया का दौरा अब जल्दी जल्दी पड़ने लगा था। पता नहीं उसे कैसे रश्मि और विपिन के संबंधों के बारे में मालूम पड़ गया था। वो हमेशा इसी बात को लेकर उससे झिक झिक करती रहती थी। उसे गालियां देती और घर में जो भी चीज उसके हाथों में आ जाती, उसे तोड़फोड़ डालती। शायद उसकी कोई मुहचड़ी नौकरानी उसे रश्मि और विपिन के बारे में नियमित बताती रहती थी। उसे सब मालूम रहता था कि विपिन रश्मि के साथ कब और कहां जाता है। खुद अपने ही घर में विपिन की जिंदगी नर्क बनती जा रही थी। इसलिए अब उसे रश्मि के साथ की अधिक जरूरत रहती थी। उसके माँ बाप अपने पुराने मकान में ही रहते थे, क्योंकि शुचि उन्हें अधिक दिन तक अपने घर में सहन नहीं कर पाती और उसका तनाव बढ़ने लगता। अब बेचारे वे लोग भी परेशान थे। पैसों के लालच में उन्हीं ने तो अपने बेटे की जिंदगी बदतर बनाई थी।
लेकिन अब पछताने से भला क्या हो सकता था। एक दिन विपिन ने रश्मि को तनावग्रस्त देखकर कहा, इतनी परेशान क्यों हो रही हो रश्मि, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। अब क्या रास्ता निकलेगा विपिन? अब तो पूरे शहर में मेरी रुसवाई होगी। मैं गर्भवती हूँ, ये पता लगते ही प्रदीप भी मुझे घर से धक्के मारकर निकाल देगा। कोई भी पति अपनी पतिता पत्नी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तभी तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अबॉर्शन करवा लो, किसी को भी पता नहीं चलेगा। विपिन ने उसे फिर समझाया तो वह भड़क उठी। तुम्हारे लिए ये कहना आसान है, पर मेरे लिए ये करना बहुत मुश्किल। अपने ही बच्चे को मारना क्या किसी स्त्री के लिए सरल होता है? क्या कोई दूसरा उपाय नहीं है? उसकी बाहों में सिमटती हुई रश्मि ने कहा, है क्यों नहीं, अगर तुम मानो तो। विपिन ने उसे चूमते हुए कहा। वह क्या? रश्मि उत्सुक हो उठी। हम दोनों शादी कर लें, विपिन ने कहा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। मगर यह कैसे हो सकता है? उसने कुछ अनमने ढंग से पूछा। हो क्यों नहीं सकता? प्रदीप नामर्द है और मेरी पत्नी शुचि पागल। इस वजह से हम दोनों को उनसे तलाक लेने में अधिक दिक्कत नहीं होगी, विपिन ने सुझाया। मगर इसमें हम दोनों की रुसवाई कितनी होगी? हम लोग लखनऊ में रहेंगे ही नहीं। मैंने बहुत सोचा है रश्मि, यही हम लोगों के लिए ठीक रहेगा। मैंने तो मुंबई के एक बड़े अस्पताल संजीवनी में बात भी कर ली है। उसके मालिक डॉक्टर रोहित गुप्ता मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मेरे साथ ही MD की है। मुझे अच्छा पैकेज मिलेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अस्पताल में ही डॉक्टर्स के रहने की भी सुविधा है। विपिन ने अपना प्लान समझाया। मगर फिर प्रदीप? रश्मि उसका प्लान सुनकर असमंजस में पड़ गई। मगर फिर प्रदीप क्या? विपिन ने उसका मंतव्य जानने के लिए उसकी आंखों में झांका। मेरा मतलब है कि फिर प्रदीप का क्या होगा? उस बेचारे का क्या दोष है? रश्मि को थोड़ी दुविधा हुई। देखो रश्मि, हम दोनों में से अब तुम्हें किसी एक को चुनना पड़ेगा। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? अगर तुम इस बच्चे को जन्म देना चाहती हो, तो हमारे लिए यही ठीक रहेगा। कुछ दिन तो थोड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी, लेकिन फिर सब ठीक हो जाएगा। हम लोग जिंदगी भर आराम से रहेंगे, विपिन ने उसे असमंजस में देखकर समझाया। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मुझे ठंडे दिमाग से सोचने दो विपिन। खूब सोच विचार कर लो रश्मि। एक बार परिस्थितिवश मैं तुम्हारा मुजरिम बन ही चुका हूँ, दोबारा नहीं बनना चाहता। तुम जैसा कहोगी, मैं वैसा ही करूंगा। अगर तुम प्रदीप को अपनी जिंदगी से नहीं निकालना चाहती हो, तो अबॉर्शन करवा लो। सब कुछ यथावत चलता रहेगा, विपिन ने कहा। रश्मि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह विचारों के झंझावात से जूझ रही थी। इस रास्ते पर वह इतनी दूर निकल आई थी कि अब उसका पीछे लौटना असंभव था। अगर वह पीछे लौटती भी है, तो क्या प्रदीप सब कुछ जानने के बाद उसे माफ कर देगा? फिर प्रदीप के साथ उसकी जिंदगी भी क्या है? जिंदगी भर तड़पते रहना। और अगर वह विपिन के साथ भागती है, तो उम्र भर उसे सबकी रुसवाई सहनी पड़ेगी। वो कलंकिनी कहलाएगी। उसके माता पिता भी शायद उसका मुंह देखना पसंद नहीं करेंगे। इस समय वह किसी भी निर्णय पर पहुंचने की स्थिति में नहीं थी। प्रदीप लगातार रश्मि की निगरानी कर रहा था। वह छिप छिप कर उसका पीछा करता। पर जब उसने देखा कि रश्मि घर से सीधे शुचि नर्सिंग होम जाती है और वहां से सीधे घर वापस आती है, तो उसे पश्चाताप हुआ। तो क्या मैं जो कुछ रश्मि के बारे में सोच रहा था, वह सब कुछ गलत है? पर जब भी वह रश्मि को ध्यानपूर्वक देखता, तो उसे वो बहुत बदली हुई नजर आती थी। कभी कभी वो उसे बेहद संदिग्ध सी लगती। आजकल रश्मि की तबीयत खराब रहने लगी थी। उसका सुंदर चेहरा अचानक बुझा बुझा सा लगने लगा था। कभी कभार वह खाना खाते खाते अचानक उठ बैठती। क्यों? क्या बात है रश्मि? तुमने तो कुछ भी नहीं खाया। प्रदीप उसे यूं बीच में खाना छोड़कर उठते हुए देखकर कहता। हाँ, मुझे भूख नहीं है प्रदीप। खाना बेस्वाद सा लग रहा है, वह अनमने ढंग से कहती। बेस्वाद? लेकिन आज तो मटर पनीर की सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनी है। लो, कम से कम एक रोटी तो और लो, प्रदीप जिद करता। तभी रश्मि अचानक वॉश बेसिन की तरफ भागती और उल्टी करने लगती। प्रदीप उसे सहारा देकर बेड पर लिटा देता और उसकी पीठ सहलाने लगता। वह बेहद घबरा जाता। कोई दवा तो बाजार से नहीं लानी? वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछता। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सभी आवश्यक दवाइयाँ घर में हैं। तुम परेशान न हो। उसे अपनी इतनी चिंता करते देख रश्मि आत्मग्लानि महसूस करती। वह किस इंसान को धोखा देने जा रही है? इस बेचारे का दोष ही क्या है?
यही न कि एक दुर्घटना में वह अपना पौरुष खो बैठा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यही सब सोचते सोचते एकाएक उसकी आंखें नम हो जाती। उसे ये संसार व्यर्थ लगने लगता। उसे यूं लगता जैसे उसके चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है और वह रास्ता भटकती जा रही है। रो क्यों रही हो रश्मि? अगर अधिक तकलीफ है तो डॉक्टर विपिन को दिखा देते हैं। जाने में देर ही कितनी लगेगी? उसकी आंखों में आंसू देखकर प्रदीप द्रवित हो गया। वह प्रदीप को क्या बतलाती कि यह रोग विपिन ने ही तो उसे दिया है। न वह उसकी जिंदगी में दोबारा लौटता और न ही उसकी जिंदगी में ये तूफान आता। वो उसे कैसे बताती कि आजकल वह कैसी नरकिया जिंदगी जी रही है और उसकी जिंदगी से भी खिलवाड़ कर रही है। अब मैं ठीक हूँ प्रदीप। उल्टी हो जाने के बाद मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ। तुम अपना खाना खत्म कर लो। बचा हुआ खाना फ्रिज में रख देना प्लीज। मुझे थोड़ी सी थकान है, सो जाऊंगी तो वह भी ठीक हो जाएगी, उसने बहुत ही शिथिल स्वर में कहा। सच कह रही हो? हाँ, मैं ठीक हूँ अब। तुम खाना खा लो, ठीक है, तुम आराम करो। मैं कर लूंगा सब। वह उसका कंधा थपथपाकर खाना खाने चला गया। पर यह एक दिन की बात नहीं थी। अब अक्सर रश्मि का जी घबराने लगता। कभी उसे बेचैनी होती तो कभी चक्कर आने लगते। खाना खाते खाते अचानक उठकर वह वॉश बेसिन की तरफ दौड़ती और उल्टी कर देती। उसने विपिन से कुछ दवाइयां लिखवा ली थी, आजकल वही खाती रहती थी। लगता है रोज रोज बाजार का खाना खाने से तुम्हारा हाजमा बिगड़ गया है। आज से बाजार की हर चीज बंद। घर का बना खाना ही बेस्ट है। सादी दाल रोटी सब्जी ही हम लोगों को सूट करती है, एक दिन प्रदीप ने उससे कहा। वह रश्मि की ऐसी हालत देखकर चिंतित था और कुछ सशंकित भी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। घबराओ मत, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, रश्मि ने उसे परेशान देखकर कहा। तुम लिवर का कोई टॉनिक क्यों नहीं लेती हो? प्रदीप ने पूछा। मैं दवाइयां ले रही हूँ प्रदीप, उसने कहा। कुछ दिन छुट्टियां लेकर आराम भी करो, तभी ठीक होगी। मैं सोचती हूँ कि अब शुचि नर्सिंग होम में काम करना छोड़कर कहीं और चली जाऊं। लेकिन कहाँ, कहीं भी। प्रदीप कुछ समझा नहीं कि रश्मि क्या कहना चाहती है। उसने उसकी तरफ सशंकित निगाहों से देखा तो वह सकपका गई। मान लो प्रदीप, अगर मैं किसी दिन अचानक न रहूं तो? कुछ देर चुप रहने के बाद एकाएक रश्मि ने पूछा। प्रदीप रश्मि की बात सुनकर हतप्रभ रह गया। क्यों? तुम कहाँ जा रही हो? जाऊंगी कहाँ, कहीं नहीं। मान लो कि किसी दिन अचानक ही मर जाऊं तो? उस पर नजरें गड़ाए हुए रश्मि ने कहा। नहीं रश्मि, ऐसा मत कहो। ऐसे अशुभवचन मत बोलो। अचानक तुम्हें हो क्या गया है? प्रदीप कुछ भयभीत हो उठा। मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी, रश्मि ने कहा। पर शायद वह यह अनुभव कर लेना चाहती थी कि अगर वह प्रदीप की जिंदगी से निकल गई तो उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी। प्रदीप को इतना संजीदा देखकर उसे बुरा लगा। वह सोचने लगी कि अगर इसी क्षण प्रदीप को ये पता चल जाए कि वह कुल्टा है, तो भी क्या उसे उससे इतनी ही सहानुभूति होगी? शायद नहीं, तब वह शायद उसे अपने घर में रहने ही न दे। ये सोचकर उसका सर्वांग कांप गया। वो किस मझधार में आकर फंस गई है। हे भगवान, किसी तरह मुझे उबार ले। अचानक एक दिन बाजार में प्रदीप की मुलाकात मंजू से हो गई। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद प्रदीप ने पूछा, मंजू जी, आपसे एक बात पूछूं, सच सच बताएंगी? आप शायद रश्मि के बारे में जानना चाहते हैं। मंजू उसके मन की बात समझ गई। हाँ, आपने ठीक समझा। यही कि उसके विपिन के साथ क्या संबंध हैं। उसकी बात सुनकर प्रदीप चौंका। वह तो सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़े डॉक्टर का एक मामूली सी नर्स के साथ अफेयर होगा। हाँ हाँ, मैं यही जानना चाहता हूँ। आप मुझे सारी बात बताइए प्लीज। मैं रश्मि के भटकते कदम रोकना चाहता हूँ। इसमें आपकी मदद चाहिए। आप तो उसकी क्लोज फ्रेंड हैं। उसने अपने मनोभाव जाहिर किए बिना इस तरह पूछा जैसे कि वह पहले से ही बहुत कुछ जानता हो। देखिए प्रदीप जी, वैसे तो मुझे किसी के व्यक्तिगत मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, पर आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं और रश्मि भी मेरी अच्छी सहेली है, इसलिए मैं ये सब आपको बता रही हूँ। यूं तो मैंने भी रश्मि को कई बार समझाने की कोशिश की, पर उसके ऊपर विपिन ने न जाने कैसा जादू कर रखा है कि उसे मेरी कोई बात समझ में ही नहीं आती है। उल्टे उसने मुझसे बोलना ही छोड़ दिया है। आजकल भलाई का तो जमाना ही नहीं है, प्रदीप जी। बात करते करते दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए थे और अब वहीं बैठकर बातें कर रहे थे। आज प्रदीप रश्मि के बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था। आप ठीक कह रही हैं मंजू जी, जिसे इश्क का भूत सवार हो, उसे अच्छी बात भी बुरी लगती है।
मैंने भी इन दोनों के बहुत चर्चे सुन रखे हैं। आप तो हम दोनों की शुभचिंतक हैं, इसीलिए आपसे पूछने की हिम्मत की, नहीं तो भला ऐसी बातें पूछते भी शर्म आती है। रश्मि ऐसा कुछ करेगी, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ, कॉफी और स्नैक्स का ऑर्डर देते हुए प्रदीप ने कहा। खुद मुझे भी ये बातें बताते हुए संकोच हो रहा है, पर अब तो पानी सिर के ऊपर से निकल चुका है। शुचि नर्सिंग होम में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे इन दोनों के अफेयर के बारे में मालूम न हो। मंजू की बातें सुनकर प्रदीप को बड़ी हैरानी हुई। वह सोचने लगा कि वैवाहिक जीवन का एकमात्र आधार पति पत्नी के बीच होने वाला सुखद शारीरिक संबंध ही है, इससे अधिक और कुछ भी नहीं। वो यही सुख तो रश्मि को देने में नाकाम रहा और परिणामस्वरूप वह पर पुरुष की तरफ आकर्षित होती चली गई। क्या अब उसे वापस लौटा लाना संभव होगा? मंजू जी, बहुत हैरानी की बात है कि रश्मि के साथ साथ इतना प्रतिष्ठित डॉक्टर भी अपने आदर्शों से भटक गया। विपिन एक मामूली सी नस के लिए इस तरह पागल हो रहा है कि उसे अपनी रुसवाई की भी चिंता नहीं है। आप शायद ये बात नहीं जानते कि शादी के पहले भी इन दोनों का अफेयर था, लेकिन पैसों के लोभ में आकर डॉक्टर विपिन ने शुचि से शादी कर ली। पर जब ये दोनों दोबारा मिले तो दोनों की कामनाएं पुनः जाग गईं। अब प्रदीप के सामने सारी तस्वीर साफ हो गई थी। शुचि जी कुछ नहीं कहती। उसे आश्चर्य हुआ कि सेठ घनश्यामदास जी की बेटी यह सब कैसे सहन कर लेती है। आखिर उसकी ऐसी कौन सी मजबूरी है? वे बेचारी तो खुद ही मानसिक रोगी हैं, इसलिए डॉक्टर विपिन अपने पारिवारिक जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। दोनों में अक्सर कहासुनी होती रहती है। एक दिन तो शुचि मैम ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। डॉक्टर विपिन तो खुद ही उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, पर यह शान शौकत और ऐशो आराम उन्हें ऐसा करने से रोक रहे हैं। तो नौबत यहाँ तक आ गई है। हाँ, जब से रश्मि डॉक्टर विपिन की जिंदगी में फिर से लौटी है, स्थिति यही है। ओह, तो ये बात है। ये दो असंतुष्ट इंसानों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण है। अब प्रदीप के सामने सारी तस्वीर साफ होती जा रही थी। मंजू वाकई उसके लिए बहुत मददगार साबित हुई। इस मामले को कैसे सुलझाया जाए, वह पूरी गंभीरता से सोच रहा था। अब तो उसे अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में सारी बातें पता चल गई थीं। अब शायद उसके लिए ये युद्ध जीतना आसान हो जाए। मंजू जी, रश्मि के अतीत के बारे में इतनी सारी बातें साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप आगे भी सहयोग करती रहेंगी, प्रदीप ने बैरे को बिल चुकाते हुए कहा। मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मंजू ने कहा। दोनों रेस्टोरेंट से निकलकर अलग अलग दिशा में चल दिए। अब प्रदीप रश्मि के साथ साथ विपिन की भी खोज खबर रखता। इसमें मंजू उसकी मददगार थी। कुछ ही दिनों में उसे पता चल गया कि रश्मि विपिन के साथ कहां कहां जाती है। रोज कॉफी हाउस में वे दोनों घंटों गुजार देते थे। शुचि नर्सिंग होम में भी रश्मि का अधिकतर समय विपिन के कक्ष में ही गुजरता था। विपिन रोज लखनऊ से भागने का प्लान बनाता, पर कोई न कोई अड़चन आड़े आ ही जाती थी। रश्मि दृढ़ता से कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। वो हमेशा अनिश्चितता की स्थिति में रहती। विपिन कभी कभी उस पर झल्लाने लगता था। रश्मि, जब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, तो तुम क्यों नहीं? एक दिन उसने बहुत ही उतावलेपन से पूछा। उस समय रश्मि उसके कक्ष में थी। दोनों रंगरलियां मना रहे थे। विपिन, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब छोड़ना कैसे संभव है? हमारे भाग जाने से हमारे परिजनों की कितनी बदनामी होगी, ये भी सोचा है कभी? हम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? उसके सीने में अपना चेहरा छिपाते हुए उसने कहा। उसकी अंतरात्मा शायद उसे ये सब करने की इजाजत नहीं दे रही थी। घर छोड़ने से पहले एक स्त्री को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। उसका मन भी बार बार विचलित हो रहा था। कम ऑन डार्लिंग, डोंट बी सिली। देखो हम लोग कितना आगे बढ़ चुके हैं। अब पीछे लौटना संभव नहीं है। अब क्या हम लोग एक दूसरे के बिना रह सकते हैं? हमें कोई ठोस निर्णय तो लेना ही होगा। उसके गुदगुदे बदन पर हाथ फेरते हुए बड़ी आतुरता से विपिन ने कहा। वह सचमुच उसके लिए पागल था और अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार था। जैसे कोई जुआरी सब कुछ जीतने के लिए अपना सब कुछ हारने के लिए तैयार रहता है। औरत और शोहरत पाने के लिए आदमी सचमुच पागल हो जाता है। रश्मि कुछ ना बोली, वो किंकर्तव्य विमूढ़ सी उसके सीने में सिर छिपाए रही। कुछ तो बोलो रश्मि, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों ना पहले हम लोग अपने अपने जीवन साथी से तलाक ले लें, फिर हम दोनों शादी करें। उसकी नादानी पर विपिन को हंसी आ गई। इसमें तो जिंदगी गुजर जाएगी रश्मि। अच्छा तो यही है कि हम लोग यहाँ से भाग चलें।
कुछ दिन साथ रहें और जब यह मामला सुलझ जाए तो आराम से शादी कर लेंगे, विपिन ने सुझाव दिया। प्रदीप ने डॉक्टर दीपक स्वामी के बताए अनुसार दवा का पूरा कोर्स कर लिया था। अब वो खुद को पुनर्तः स्वस्थ अनुभव कर रहा था। योगासनों और पंचकर्म से उसे विशेष लाभ पहुंचा। आयुर्वेद की भस्म और रस चिकित्सा ने उसे रोगमुक्त कर दिया था। एक दिन उसने डॉक्टर दीपक स्वामी से बहुत देर तक विचार विमर्श किया। उन्होंने भी उसे आश्वस्त किया कि अब वह बिल्कुल ठीक है। अब वह दवाइयां बंद कर दे, पर नियमित योगासन करता रहे और वैवाहिक जीवन का आनंद लेते हुए सुखी जीवन बिताए। उनकी बात सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने डॉक्टर दीपक स्वामी का शुक्रिया अदा किया और अपने घर चला आया। उसी रात जब वो और रश्मि बेड पर अगल बगल लेटे थे, तो उसने पहल करते हुए धीरे से रश्मि को अपने आलिंगन में ले लिया और प्यार से उसे छेड़ने लगा। आज अचानक उसकी इस हरकत पर रश्मि हतप्रभ रह गई, क्योंकि पिछले 8 महीनों से वे दोनों साथ साथ इसी बेड पर लेटते आ रहे थे, पर प्रदीप ने एक बार भी अपनी तरफ से पहल नहीं की थी। शायद वह नाकामी के डर से हमेशा भयभीत रहता था, इसीलिए उसने उसे कई महीनों से छुआ तक न था। फिर अचानक आज क्यों, और वो उसकी पत्नी होकर किस तरह उसे ऐसा करने से रोके। उसे ये भी डर था कि कहीं आज उसके गर्भवती होने का भेद प्रदीप पर न खुल जाए और घर में तनाव की नौबत आ जाए। वैसे भी प्रदीप से कुछ होना हवाना तो है नहीं, अभी निढाल होकर लुढ़क जाएगा और पसीने पसीने होकर हाँफने लगेगा। यही सोचकर उसने ना नुक्क करना शुरू कर दिया। नहीं प्रदीप, आज नहीं प्लीज, फिर किसी दिन अपनी ताकत आजमा लेना। आज मैं बेहद थकी हुई हूँ, उसने खुद को छुड़ाते हुए कुछ व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। लेकिन प्रदीप ने उसकी ये चुभती बातें भी अनसुनी कर दी। आज वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह अपने प्रयास में लगा रहा। बहुत हौले हौले वह उसे छेड़ने लगा। आज वह अपने मकसद में कामयाब होना चाहता था। इसके लिए वह महीनों से तड़प रहा था। उसकी एक कमी ने रश्मि को गलत रास्ते पर जाने के लिए विवश कर दिया था, जिसके लिए वह रश्मि से अधिक खुद को दोषी मानता था। अगर ईश्वर ने मेरा पौरुष लौटा दिया है, तो मैं भी रश्मि को गलत रास्ते पर बढ़ने से रोक लूंगा। प्रदीप जितना प्रयासरत था, रश्मि उतना ही खुद को असहज महसूस कर रही थी। वो खुद को उसके आलिंगन से मुक्त करने के प्रयास में लगी थी, पर प्रदीप बेहद उत्सुक था। आज उसके पौरुष की पुनः परीक्षा थी। प्रदीप प्लीज, आज रहने भी दो ना, इतनी भी क्या अधीरता है। उसने पुनः उसे रोका, पर प्रदीप कहाँ मानने वाला था। उसने महीनों से तप अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। रश्मि आश्चर्यचकित रह गई। ये प्रदीप पर आज कैसा पागलपन सवार है, वह समझ नहीं पा रही थी। रहने भी दो प्रदीप, तुमसे नहीं होगा। तुम मेरे बदन में आग तो भड़का दोगे, पर उसे बुझाओगे कैसे? क्या मैं उम्र भर यूं ही जलती रहूंगी, यूं ही तड़पती रहूंगी? भगवान ने जब मेरे भाग्य में ये सुख नहीं लिखा है, तो यही सही। रश्मि ने जब उसे हतोत्साहित करने के लिए अंतिम व्यंग्य बाण छोड़े, तो प्रदीप तिलमिला कर रह गया। अब तो उसके लिए यह बाजी जीतना और भी जरूरी हो गया था। वो इस समय भी इतना आतुर नहीं था कि अपनी पत्नी की इच्छा के बिना उससे संबंध बनाता। इस समय बात ही दूसरी थी। वो खुद को साबित करना चाहता था कि अब वह रश्मि को संतुष्ट कर सकता है और आगे उसका पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। उसे ये भी पता था कि रश्मि उसे क्यों मना कर रही है। अगर वह कल के लिए रुक भी जाए, तो कल भी रश्मि यही सब कुछ कहेगी। आखिर वह कामयाब रहा। रश्मि भी पूर्णतः संतुष्ट हो गई थी, ऐसा उसकी मुख मुद्रा से लग रहा था। वह अपने कपड़े पहनते हुए उसकी क्षमता पर चकित थी। न जाने क्यों, इस क्षण उसे खुशी और दुख दोनों हो रहे थे। खुशी इसलिए कि प्रदीप को उसका पौरुष वापस मिल गया था। दुख इस बात के लिए कि प्रदीप का पौरुष तब लौटा जब वह रास्ता भटक चुकी थी। प्रदीप की खुशी का ठिकाना न था। उसे आज अपना पौरुष वापस मिल गया था। जिस आत्मग्लानि से वह इतने महीनों से कुंठाग्रस्त था, आज उसने उससे मुक्ति पा ली थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी शाप से मुक्ति मिल गई हो। डॉक्टर दीपक स्वामी ने उससे कहा भी था, आयुर्वेदिक रस और भस्मों में अद्भुत शक्ति है प्रदीप जी। इनके सेवन से तो च्यवन ऋषि ने भी अपना यौवन पुनः पा लिया था। अगर पूरे विश्वास से आप भी इनका सेवन नियमित करें, तो आप निश्चित ही ठीक हो जाएंगे। उसने उनकी बात मानकर पूरी लगन से आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन किया था और आज तो वाकई कमाल हो गया था। उसने पूरी श्रद्धा से मन ही मन डॉक्टर दीपक स्वामी को प्रणाम किया, जो उसके अंधेरे जीवन में प्रकाश बनकर आए थे। अब उसे विश्वास हो चला था कि वो रश्मि को भी सही रास्ते पर ले आएगा। उसने नजर भर कर रश्मि की तरफ देखा। वो उसके मनोभावों को पढ़ लेना चाहता था।
रश्मि के चेहरे का रंग पल पल में बदल रहा था। वो कभी खुश नजर आती तो कभी दुखी। वो कभी बेबस नजर आती तो कभी आत्मग्लानि से भरी। उसके चेहरे के भाव इस तरह जल्दी जल्दी बदल रहे थे कि प्रदीप के लिए कुछ भी समझ पाना मुश्किल हो रहा था। कपड़े पहनकर रश्मि ने प्रदीप की तरफ देखा। वह न जाने किस भाव से उसी की ओर देख रहा था। दोनों की नजरें मिली तो वह संकुचित हो उठी, फिर सप्रयास मुस्कुराने लगी। थैंक्स गॉड, तुम ठीक हो गए प्रदीप। बिल्कुल ठीक हो गए। बधाई प्रदीप, बधाई। मैं कॉफी बनाती हूँ, दोनों बैठकर पीते हैं। उसने जल्दी से अपनी खुशी जाहिर की। वह शायद प्रदीप की इन खोजी नजरों का सामना नहीं कर पा रही थी। वो कॉफी बनाने का बहाना करके कुछ देर के लिए उसकी नजरों के सामने से हट जाना चाहती थी। उसे सहज होने के लिए कुछ क्षण चाहिए थे। हाँ हाँ, बिल्कुल, जो शराब नहीं पीते हैं उनके लिए सुख दुख बांटने को कॉफी से बेहतर चीज नहीं है। वो हंसा। आज महीनों बाद उसकी हंसी में उल्लास था, जिसे रश्मि ने बखूबी महसूस किया। कितना निर्मल है प्रदीप, एकदम निश्चल, रश्मि ने सोचा और उसकी आंखें भीग आईं। वो झटपट किचन की तरफ चल दी। उसकी जिंदगी आज किस दोराहे पर आकर खड़ी हो गई थी। एक तरफ विपिन था और दूसरी तरफ प्रदीप, और वह संघर्ष करती हुई मझधार में डूबती ही जा रही थी। हे भगवान, बचा ले मुझे। वह मन ही मन आर्तनाद कर उठी। कुछ देर बाद दोनों बैठे हुए कॉफी पी रहे थे। उस दिन रश्मि निश्चिंत भाव से प्रदीप के आगोश में रात भर सोती रही। उसने सोचा कि यह निश्चल प्यार उसे अपनी जिंदगी में अब पता नहीं कब नसीब हो।